जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चरर बायोलॉजी प्रिपरेशन में आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 2 है बैक्टीरिया। उसमें आज हम डिस्कस करेंगे स्पोर एंड सिस्ट और इससे आगे ऑनवर्ड। बैक्टीरिया अपनी जो रिप्रोडक्शन है वो स्पोर बना के भी करता है। अब कैसे करते हैं? खास तौर पे ना ये जो रिप्रोडक्शन का मैंने वर्ड यूज़ किया है बेसिकली ये ग्रोथ से रिलेटेड है कि सम टाइम ऐसा हो जाता है कि कंडीशंस हो जाती हैं अनफेवरेबल और उन अनफेवरेबल कंडीशंस में से गुजरने के लिए अपने आप को पास करने के लिए बैक्टीरिया क्या करते हैं कि अपने ऊपर एक हार्ड कवरिंग बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं स्पोर वॉल। तो बैक्टीरिया प्रोड्यूस रेजिस्टेंट बॉडीज का स्पोर आइदर विद इन सेल जिसे हम एंडोस्पोर का नाम देंगे और एक्सटर्नल टू सेल जिसे हम क्या कहते हैं एक्सोस्पोर। खासतौर पे यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने दी हमें बेसिलस और क्लस्ट्रीडियम की। अब जो ये कंडीशन है वो कंडीशंस अनफेवरेबल कंडीशंस क्या हो सकती हैं? हीट हो सकती है जो कि उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, डेजिकेशन हो सकती है, ड्राई हो सकता है यानी कि पानी की शदीद हद तक कमी हो जाए और रेडिएशन हो सकती हैं एंड हेल्प टू ओवरकम अनफेवरेबल ग्रोथ कंडीशंस। तो इन कंडीशंस में से जब वो पास अपने ऊपर स्पोर वाल बनाएगा, एक हार्ड वाल बनाएगा ताकि इन्वायरमेंटल कंडीशन से बचा जा सके और उन कंडीशन से पास आउट करने के बाद फिर से ये क्या करते हैं जर्मिनेट करती हैं। क्लियर? इसी तरह एक और है कि जैसे एजोबैक्टर बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या करती हैं कि अनफेवरेबल कंडीशंस में अपने ऊपर एक रेजिस्टेंट अपने ऊपर एक थिक वाल बनाएंगे और वो जो थिक वाल होगी वो इनको क्या करेगी एक रेजिस्टेंट बॉडी बना देगी यानी जिसके ऊपर अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस का कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो फिर क्या करते हैं जब कंडीशन जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस हो जाएंगी तो फिर से वो क्या करेंगे अपने अपनी ग्रोथ को रिज्यूम कर लेते हैं। तो ये बैक्टीरिया है स्पोर और सिस्ट। बेसिकली इनमें जो फर्क है वो मैं बताता हूँ। जो स्पोर होगा ना एक्सो या एंडो है, खास तौर पे जो एक्सो अपने ऊपर थिक वाल बनाता है ये इनको हीट से भी बचाता है, लेकिन जो सिस्ट होता है बेसिकली ये इनको हीट से नहीं बचाता। यानी कि हर स्पीशीज का क्या होता है कि उन्हें डिफरेंट इन्वायरमेंटल एबनॉर्मल कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। क्लियर? उसके बाद एक दूसरा है बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के अंदर गैस वेजिक्यूल गैस वैक्यूल। जी, अब गैस वैक्यूल ये है, आप लोगों ने देखा होगा बैक्टीरिया की ना जो एक्वेटिक स्पीशीज है जैसे कि आप लोग देखते हैं ये हमारे पास आ जाते हैं साइनोबैक्टीरिया वगैरह। इनके सेल्स के अंदर क्या होता है एक गैस वैक्यूल होता है, स्ट्रक्चर बना होता है जिसके अंदर गैस भरी होती है जो इनको क्या करती है पानी के अंदर अपराइट करके रखती है, पानी के अंदर अपराइट करके रखती है ताकि ताकि इनकी बाउंसी को बरकरार रख सकें। बाउंसी क्या चीज है? कोई एक मेंबर बताए जरा। सर बायोन्सी मेरे ख्याल में जब ये कोई एक्वेटिक स्पीशीज तैरती है तो उसका जो प्रेशर जो है वाटर का मेंटेन करना उसकी बॉडी के साथ। जी बिल्कुल, और उस प्रेशर को उन्होंने क्या करना है उसके अगेंस्ट अपने आप को ना पानी की सतह पे उठा के रखना है। ठीक है, जी पानी के ठीक है। अंदर आप अपनी बॉडी को ना अपलिफ्ट करके रखना, इसे कहते हैं बुयांसी। अब यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कि इनके अंदर कौन सी गैस होती है? बेसिकली ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है, ये आप लोगों को सामने स्क्रीन पर मैं इसका थोड़ा इमेज थोड़ा छोटा करता हूँ। ये आप लोगों को नजर आ रहा है स्क्रीन पे एक बैक्टीरिया, देखें उसके सेंटर में क्रोमेटिन मटेरियल है और राइबोसोम मौजूद है, प्लाज्मिड है, डीएनए है, पिलाई है, कैप्सूल है, सेल वॉल है, मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, फ्लैजेला है। अब फ्लैजेला इसके अंदर से जिस जगह से अराइज होते हैं हम उसे क्या कहते हैं? बेसल बॉडी कहते हैं। और ये जो फ्लैजेला है ये बैक्टीरिया का सेंसरी ऑर्गन भी है, सेंसरी स्ट्रक्चर है। ये बैक्टीरिया को डिफरेंट एनवायरमेंटल स्टिमुलस को सेंस करने में हेल्प करता है। ग्रोथ, उसके बाद बैक्टीरिया की ग्रोथ है। अच्छा, आप लोगों को पता होगा बैक्टीरिया, देखे ना आप लोगों के सामने फॉर एग्जांपल अब एक बैक्टीरिया है, उसने अपनी, ठीक है, अब एक नया बैक्टीरिया बन के आया है, अब वो अपनी क्या करेगा साइज थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, फिर बाइनरी फिशन करेगा और कुछ टाइम के बाद तकरीबन 20 मिनट लगते हैं बैक्टीरिया को एक बार बाइनरी फिशन करने में जिसे इसकी सेल डिवीजन भी कहते हैं।
एक बार, ठीक है, 20 मिनट के बाद वो 1 से 2 बन जाएंगे। अब ये जो 20 मिनट का जो टाइम लगा है, इस टाइम को कहते हैं जनरेशन टाइम। अब आगे 2 बैक्टीरिया बने, अब वो 2 बैक्टीरिया अपनी अपनी बाइनरी फिशन करेंगे और आगे बन के कुछ 20 मिनट के बाद वो 4 बन जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो 20 मिनट का जो टाइम गैप है जिसके अंदर ये अपनी ग्रोथ करते हैं, अपने क्रोमेटिन को डबल करते हैं, ऑर्गेनेलिस को डबल करते हैं, साइटोप्लाज्म की मिकदार डबल होती है, उनकी डिवीजन होती है, 1 से 2 बन जाती हैं, तो इस टाइम ड्यूरेशन को क्या कहते हैं? जनरेशन टाइम कहते हैं। क्लियर ये बात आप लोगों को? बैक्टीरिया की जो जी ग्रोथ है, सर। देखें ग्रोथ का जो लफ्जी मतलब है ना, लिटरल मीनिंग है, वो होता है ग्रोथ इज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। अब जैसे कि बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स, दे इंक्रीज देयर नंबर बाय बाइनरी फिशन। क्लियर? अब इसके मुकाबले में जैसे यूकैरियोटिक सेल है, हमारी बॉडी के सेल है, वो अपने सेल्स की जो नंबर है उसे इंक्रीज करते हैं विद सेल विद माइटोसिस। अब माइटोसिस के जरिए हो रही है या बाइनरी फिशन प्रोकैरियोटिक में हो रही है। अच्छा एक मिनट मुझे ये बताएं, बैक्टीरिया की जो बाइनरी फिशन है इसमें भी 1 से 2 सेल बनेंगे और इंसान की बॉडी के सेल 1 से 2 सेल बनाएंगे, बेसिकली तो 2 ही सेल बने हैं। यहाँ पे माइटोसिस कहेंगे यूकैरियोटिक के केस में, प्रोकैरियोटिक में बाइनरी फिशन को माइटोसिस क्यों नहीं कहते? जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्योंकि पॉइंट सर है। क्योंकि सर माइटोसिस में तो नंबर ऑफ स्टेजेस हैं जिसको फॉलो करके माइटोसिस कंप्लीट होती है। बाइनरी फिशन में तो ऐसा नहीं है। ऐसे कौन से स्ट्रक्चर हैं जो कि उसमें नहीं है बैक्टीरिया में, जिनकी वजह से उनकी बाइनरी फिशन को माइटोसिस नहीं कहा जाता? इंटरफेस की वजह से सर, जो माइटोसिस में इंटरफेस होती है, बाइनरी फिशन के अंदर नहीं आती। सर यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है, इस वजह से न्यूक्लियस की डिवीजन की वजह से वहाँ पे माइटोसिस होती है और यहाँ पे इसको बोलते हैं बाइनरी फिशन। या बेसिक सर डिफरेंस माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया। जो आप लोग पॉइंट बता रहे हैं ये सब पॉइंट वैलिड है, लेकिन एक और मेन पॉइंट है जो आप लोगों ने बताया, ये सारे पॉइंट ठीक है, ये एप्लीकेबल है बैक्टीरिया की इस हवाले से, लेकिन एक और पॉइंट है, सोचें, 1 2 3 4 मिनट है, सोचें आप लोग, ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से उन्हें वहां पे हम लोग बाइनरी फिशन को माइटोसिस नहीं कहते? सर स्ट्रक्चर की सिंप्लिसिटी है, वो नहीं, सिंपल स्ट्रक्चर है, तो यूकैरियोटिक का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। चलें ये बात भी ठीक है, वो सिंपल है ये कॉम्प्लेक्स है, कोई तो स्ट्रक्चर है जिनकी वजह से उसको सिंपल कहा और इसको कॉम्प्लेक्स कहा। सर न्यूक्लियस की प्रेजेंस। नहीं, एक और चीज है। सर गोल्जी गोल्जी ऑपरेटस। नहीं, और कोई शायद दसो। सर माइटोसिस में सेंट्रियोल्स होते हैं, स्पिंडल फाइबर सेपरेशन कर रहे होते हैं, एग्जैक्टली, जबकि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो बाइनरी फिशन में सेंट्रियोल है, मेम्ब्रेन होती स्पिंडल है। फाइबर है, बैक्टीरिया में नहीं बनते ऐसे। जी, उसमें इनवर्ड पिंचिंग होती है मेम्ब्रेन की। जस्ट एग्जैक्टली, सेंट्रियोल। एग्जैक्टली, समझ आ गए? स्पिंडल फाइबर ना होने की वजह से वहां पे स्पिंडल फाइबर नहीं बनते, उस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं है बैक्टीरिया में, इसलिए। ठीक है सर। ठीक है, आगे चलते हैं। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ की फेजेस हैं वो 4 हैं, लैग फेज है, लॉग फेज है, स्टेशनरी है और डेक्लाइन या जिसे डेथ फेज भी कहते हैं। सबसे पहला कौन सा है? लैग फेज है बैक्टीरिया की ग्रोथ में। देखें इसमें बैक्टीरिया डिवाइड नहीं करेगा बल्कि अपने आप को प्रिपेयर करेगा डिवीजन के लिए। इस प्रिपरेशन में क्या चीज बनाएगा? जी, सर वो प्रोटीन्स जो नेसेसरी होंगी उसकी आगे उसकी ग्रोथ के लिए, जो भी प्रोटीन्स नेसेसरी होंगी उनकी एंजाइम्स की प्रिपरेशन। ठीक है, सर इसमें बैक्टीरिया जो है अपने आप को एनवायरनमेंट के मुताबिक सेटल करेगा और अपना साइज इंक्रीज करेगा।
साइज इंक्रीज करेगा, इसका मतलब ये है जैसे पहले एक मेंबर ने बताया, आपकी बात भी ठीक है कि साइज इंक्रीज करेगा। साइज इंक्रीज करने में क्या होगा कि साइटोप्लाज्म की अमाउंट बढ़ेगी, ठीक है, उसमें ऑर्गेनेलिस की मिकदार डबल होगी, क्योंकि आगे जो दो बनेंगे सबको बराबर मिकदार में सेल का कंटेंट चाहिए, ठीक है। क्रोमेटिन की मिकदार बढ़ेगी, डबल हो जाएगा, इंजाइम प्रोटीन सब चीज़ें बनेगी जो कि उनकी ग्रोथ के लिए, स्ट्रक्चर की डबल होने के लिए वो चीज़ें बनेंगी। समझ आ गई इस चीज़ की। और लॉग फेज में क्या करेगा, इसमें वो अपनी डिवीजन करेगा, ठीक है, मतलब बाइनरी फिशन की मिकदार, बाइनरी फिशन का नंबर इंक्रीज करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32 से 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, ऐसे मिकदार बढ़ती चली जाएगी बैक्टीरिया की, ठीक है। समझ आ गई इस चीज की आप लोगों को? जी सर। और उसके बाद है स्टेशनरी फेज। देखिए स्टेशनरी फेज में क्या होता है कि इसमें, ठीक है, देखें इसमें ना इन्वायरमेंटल कंडीशंस और पीएच की चेंज, इस वजह से क्या होगा कि पुराने बैक्टीरिया मर रहे होंगे और न्यू बैक्टीरिया बन रहे होंगे। और दूसरा इसमें क्या होता है कि आफ्टर लैग फेज ग्रोथ सीम टू स्लो डाउन एज देयर इज मच ग्रेटर कंपटीशन ऑफ रिसोर्सेज। बेसिकली क्या होता है, इसमें फूड हासिल करने का, प्लेस हासिल करने का, सूटेबल टेम्परेचर में जाने का, पीएच से बचाने का, हीट से अपने आप को बचाने का बैक्टीरिया के दरमियान कंपटीशन होता है रिसोर्सेज के हवाले से। और तो फिर क्या होता है इसके अंदर, जितने पुराने बैक्टीरिया कंडीशन में ख़त्म हो रहे होंगे उतने ही नए बन रहे होंगे, ये स्टेशनरी कंडीशन होती है। और डेथ फेज में क्या होता है कि देयर इज डिक्लाइन इन वायबल पॉपुलेशन, दिस इज कॉल्ड डिक्लाइन फेज। दिस फेज इज ड्यू टू एग्जॉशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट अकोमोडेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। इसमें ख़ास तौर पे क्या होता है कि मेटाबॉलिक वेस्ट इतना बढ़ जाता है कि बैक्टीरिया की मरने की जो तादाद है, उनकी जो रेशो है वो मज़ीद बढ़ जाती है। इसलिए क्या होता है कि उनकी उनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को आता है। ये है बैक्टीरिया की ग्रोथ के हवाले से 4 फेजेस हैं, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी एंड डिक्लाइन। ये आप लोग देखें, लॉग फेज में आप लोग स्क्रीन पे कर्सर की मूवमेंट देखें, ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, इतना प्रिपेयर करेंगे कि इनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी, नंबर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक टाइम ऐसा है क्या कि उनके मेटाबॉलिक वेस्ट की वजह से उनकी पुरानी कुछ बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाएंगे और कुछ अपने आप को न्यू बनाएंगे, स्टेबल रहेंगे, और फिर अब इतना मेटाबॉलिक वेस्ट आ जाता है कि वो डिक्लाइन की तरफ चले जाते हैं। जनरेशन टाइम है, रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है नहीं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह के इनके अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस पाए जाते हैं। दिस इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है, बात ये है ना, अब देखें ना, अब जैसे अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें, हम अपने पेरेंट्स से डिफरेंट हैं, क्यों बताएं? हमारी शक्लो सूरत, हमारी आदत हमारे पेरेंट की तरह नहीं है एग्जैक्ट, क्यों? Anyone member who want to explain? genetic variety. सर जेनेटिक वेरिएबिलिटी। जेनेटिक वेरिएबिलिटी कौन लेके आता है? सर हमारे जीन्स में जो डिफरेंट होते हैं, जीन्स की हेरिडिटी जीन्स फैक्टर्स की वजह में से। डिफरेंट टाइप के कम्बिनेशन होते हैं, जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है, इसको कौन सा प्रोसेस लेके आता है? सिनेप्सिस, क्रॉसिंग ओवर। एग्जैक्टली, साइनेप्सिस क्रॉसिंग। होगी, उनकी टेट्राड बनेगा और उनका प्लाज्मेटा जी। बनेगा, फिर वहां पे क्रॉसिंग ओवर होती है। एक्सचेंज होगा सेगमेंट्स का एग्जैक्टली वहां से। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए ना, अब एग के अंदर तरह तरह के जीन्स के कम्बिनेशन है जो कि मदर से डिफरेंट होंगे, और फादर की तरफ से स्पर्म में क्या होगा, जीन्स के नए कम्बिनेशन होंगे। तो जब ये डिफरेंट कम्बिनेशन आपस में मिलेंगे, क्रॉसिंग ओवर होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, उसमें क्या आएगा, जीन्स की और सीक्वेंस बनेगी,
ठीक है, तो ये चीजें बनती है। अब बैक्टीरिया अपनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके जरिए करता है? बाइनरी फिशन के जरिए करता है और एंडोस्पोर के जरिए करता है। बाइनरी फिशन में क्या होगा, ये मैं आप लोगों को डायग्राम से समझाता हूं। देखें, सबसे पहले क्या चीज है, बैक्टीरिया, स्क्रीन पर नजर आ रहा है ना आप लोगों को, सेल इलोंगेट होगा, इलोंगेट होगा। देखें सबसे पहला कौन सा फेज है, ये लैग फेज है। अब इसमें क्या करेगा, डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, जिससे ठीक है, एक से दो डीएनए बन रहे होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म की अमाउंट इंक्रीज होगी। फिर क्या करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पिंच होगी, और ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल अपने अपने अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे, सेल मेम्ब्रेन अंदर की जानिब इतनी पिंच कर जाती है, इनवर्ड मूवमेंट इतनी हो जाती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनकी यहां से ब्रेक कर जाते हैं, और एक से कितने बैक्टीरिया बन गए, दो बैक्टीरिया बन गए। दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन के हवाले से आप लोग अपना कोई भी क्वेश्चन पूछें जी। आप लोग चुप हो गए हैं। सर ये जो सेल जब एक से मतलब दो की थोड़ी थोड़ी पिंच होनी शुरू हो गई है, सर इसको पिंच करने में भी कोई ना कोई इंटरनल फैक्टर्स ऐसे कंट्रीब्यूट करते होंगे जो इसको पिंचिंग की तरफ इसको ज्यादा लेके जाते हैं, जिससे फिर दो सेल्स बनते हैं। तो सर वो एग्जैक्टली जो पिंचिंग वो कुछ खास किस्म की जी प्रोटीन्स होती हैं जो इसकी सेल मेम्ब्रेन को अंदर की जानिब खींचती हैं। ठीक है। जी, अब नीचे है बाइनरी फिशन का मैकेनिज्म है जी। आई थिंक हम सबको क्लियर हो गया कि इसमें क्या क्या चेंज आई है। ठीक है, देखें बाइनरी फिशन के मैकेनिज्म में, अब बैक्टीरिया ने अपनी बाइनरी फिशन करनी है, डिवीजन करनी है, इसको न्यूट्रिएंट भी तो चाहिए। वो न्यूट्रिएंट कहाँ से लेगा, अपने इन्वायरमेंट से लेगा। जब वो इतने न्यूट्रिएंट फूड ले लेगा तो फूड लेने के बाद क्या करेगा, अपने सेल के सबस्टांस है जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम, मदर मॉलिक्यूल, सब चीजें बनाएगा लैग फेज में। यानी ये जो देखे ना, ये जो बाइनरी फिशन के मैकेनिज्म की पहली तीन लाइनें हैं, ये कौन सी है, लैग फेज की है, जिसमें बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह हर एक चीज की अमाउंट को डबल करेगा, क्योंकि आगे जो दो बैक्टीरिया बनेंगे सबको बराबर मिकदार में चीजें देनी है। ठीक है, फिर वो अपने सेल का साइज इंक्रीज करेगा, न्यू सेल वॉल मटेरियल सब चीजें बनाएगा, फिर सेल सेंटर से इनवर्ड मूव करेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपस में फ्यूज होकर सेंटर से सेल को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, और कितने डॉटर सेल बनेंगे, दो डॉटर सेल बनेंगे। समझ आ गई इस चीज की? हेलो, क्लियर हो गया ये आप लोगों को? जी सर। एंडोस्पोर को रीडिंग करें आप लोग, एक बार रीड करें जल्दी एंडोस्पोर को। इसमें लिखा हुआ है डीएनए इज अटैच्ड टू मेसोसोम, ये बात जरा क्लियर। किसमें? सर इसमें मैं क्या लिख रहा सेकंड लास्ट। अब देखें, देखें डीएनए इज डीएनए रेप्लिकेट एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ग्रो इनवर्ड एट द मिडल ऑफ द सेल। द डीएनए इज अटैच्ड टू मेसोसोम which hold it in position during replication। बेसिकली डीएनए की रेप्लिकेशन के दौरान ये जो मेसोसोम है, इसके पास स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए की रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस एक से दो डीएनए के बनते हुए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में डीएनए की जो क्रोमेटिन वाले डीएनए की जो पोजीशन है वो मेसोसोम के करीब होती है, ताकि मेसोसोम में से एंजाइम उसके ऊपर वर्क कर सकें, उसकी रेप्लिकेशन कर सकें। मेसोसोम के पास, आप लोगों को कल भी डिस्कस किया था, मेसोसोम के पास बैक्टीरिया की रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी मौजूद है और रेप्लिकेशन करने वाले एंजाइम भी मौजूद है। इस वक्त देखें, हर एंजाइम के काम करना, एंजाइम वर्क करता है वो सबस्ट्रेट के ऊपर, सबस्ट्रेट उसके ऊपर आकर अटैच होता है। तो इस वक्त मेसोसोम में रेप्लिकेटिंग एंजाइम का सबस्ट्रेट कौन है, डीएनए मॉलिक्यूल खुद। इसलिए जी
अच्छा, आप सबके पास ये बॉटनी ये बुक हार्ड फॉर्म में है या यहीं स्क्रीन से पढ़ते हैं? सर स्क्रीन से पढ़ते हैं, नहीं वैसे सर। हार्ड बुक है, हार्ड अच्छा, बुक है। सही हो गया। सर में है हार्ड सा, वही ओपन की हुई है। जी जी, पढ़ें। जी सर पढ़ लिए। इसमें से समझ आ गई है एंडोस्पोर फॉर्मेशन? सर ये जो लिखा हुआ है दे मे डेवलप इन टर्मिनल सब टर्मिनल, सेंटर का तो चलिए सेंट्रल रीजन का तो पता लग गया, लेकिन टर्मिनल और सब टर्मिनल। जी जी, देखें दे में डेवलप इन टर्मिनल। देखें आप लोग अभी देखें, आप लोगों का जो मोबाइल आपके पास है, स्क्रीन ओपन है, स्क्रीन के सेंटर में ये सेंटर रीजन है, थोड़ा सा सेंटर से दूर और बिल्कुल स्क्रीन के एंड के पास पास एंडोस्पोर फॉर्मेशन सेल में कहीं भी हो सकती है। ठीक है, मतलब कहीं उस दरमियान में भी जगह हो जी सकती है सब हाँ जी, टर्मिनल और होता कहीं। वैसे देखिए ना, होता क्या है, ये एक बार किसी का माइक ऑन है, शोर आ रहा है। देखें जो इनका प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल है, जो सेल के अंदर का मटेरियल है, वो किसी एक जगह पे ना इकट्ठा होगा, उस जगह पे गाढ़ा होगा मटेरियल, उसके अंदर कंपाउंड की एग्रीगेशन होगी, वो अपने गिर्द एक मेम्ब्रेन बनाने लग जाएगा। यानी ऐसा लगेगा जैसे सेल के अंदर कोई नया सेल ही बन रहा है। ठीक है, सेल के अंदर ही एक स्पोर बनेगा, स्पोर के अंदर का जो प्रोटोप्लाज्मिक मैस है वो सेल का ही प्रोटोप्लाज्मिक मैस है, वो एक जगह पे इकट्ठा होगा, गाढ़ा होगा थोड़ा सा, और वो अपने ऊपर थिक वाल बनाएगा, और यूं सेल के अंदर क्या चीज बन जाएगी, एक एंडोस्पोर फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और इसी प्रोटोप्लास्ट के अंदर कैल्शियम भी होगा, डिपिक्लोनिक एसिड भी होगा, जो कि इनको हीट से बचाती हैं और सूटेबल कंडीशंस पे आके ये नया सेल जनरेट कर देती हैं। ये देखें, आप लोग सामने देखें स्टेज नंबर 7, जहां पे कर्सर है, एंडोस्पोर सेल से आउट हो रहा है। ठीक है, आउट होके फिर ये क्या करेगा, नए सेल के तौर पे बिहेव करेगा, नया सेल बना देगा। समझ आ गई अब? जी सर। ये चीजें हैं इसकी। सर ये बैक्टीरिया कितना टेम्परेचर जो है इसको बेयर कर सकते हैं, हीट रेजिस्टेंस होते हैं ना, तो कितना टेम्परेचर हो इस पे नॉर्मली ये अपना ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं? बैक्टीरिया की देखें, जो नॉर्मल ग्रोथ टेम्परेचर है बैक्टीरिया का, ठीक है, उसी ही टेम्परेचर के ऊपर ये क्या करते हैं, अपनी आया के जो नॉर्मल जैसे बाइनरी फिशन है, ठीक है, नॉर्मल जो बाइनरी फिशन चली है बैक्टीरिया की, या किसी भी किस्म का जो उनकी जेनेटिक रिकम्बिनेशन का प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस चल सकता है। ठीक है, जो नॉर्मल है वो तकरीबन इनका ना तकरीबन इनका 30 के राउंड अबाउट होता है बैक्टीरिया का। अगर हम उसे अगर ओवरऑल ले लें बैक्टीरिया की नॉर्मल जो ग्रोथ टेम्परेचर है बेसिकली, ठीक है, बैक्टीरिया के हवाले से भी वो ह्यूमन के बराबर रहता है। देखिए हमारी बॉडी के अंदर मोस्टली बैक्टीरिया एंटर होते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने बताया था कि हमारी ओरल केविटी में इतने बैक्टीरिया हैं जितने इन दुनिया में इंसान रहते हैं। 30 देखिए 20 से लेके जो 45 का जो टेम्परेचर है बैक्टीरिया का, 20 से लेके 45 का, समटाइम 40 भी लिखा होता है अक्सर जगह पे। इस दौरान वो क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ, अपनी कंडीशंस, अपने स्पोर को बरकरार रखते हैं। लेकिन जिस वक्त खास तौर पे जब एक्सोस्पोर बनता है, एंडोस्पोर बनता है, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा बढ़ जाता है, तकरीबन 55 60 तक लेके जाता है इसको। ये है, जी सर, थैंक यू। नॉर्मल है 40 तक इनका, और फिर 15 से 20 डिग्री मजीद बढ़ जाता है एबनॉर्मल कंडीशंस में। अच्छा, हमारा इसका जो टेस्ट है वो कल है, आज टेस्ट है?
सर कल है। कल है, ठीक है। आगे है बैक्टीरिया के थके तो नहीं आप लोग? नो सर। नहीं सर। ठीक है। आगे है बैक्टीरिया की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर गैमीट्स वगैरह के जरिए नहीं होती, लेकिन जेनेटिक रिकम्बिनेशन बनते हैं, जिन्हें हम बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सबसे और वो होती है बैक्टीरिया की रिकम्बिनेशन के जरिए। रिकम्बिनेशन क्या होता है? एक बैक्टीरिया वर्क करता है डोनर के तौर पे और एक काम करता है रेसिपिएंट के तौर पे। डोनर से कुछ जीन रेसिपिएंट में आते हैं, रेसिपिएंट के जेनेटिक मटेरियल में वो शामिल हो जाते हैं, और इस तरीके से हम क्या कहते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक रिकम्बिनेशन बन गए। अब बैक्टीरिया के जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन है वो 3 तरह से होती है, ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए, कंजुगेशन के जरिए और ट्रांसडक्शन के जरिए। आप लोग सिर्फ यहीं से मैं इनका थीम समझाता हूँ, बाद में जनरली उनको डायग्राम से हम एक्सप्लेन करेंगे। सामने देखें, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ सेल फ्री डीएनए फ्रॉम वन सेल टू एन अदर। ठीक है, इसमें क्या करता है कि बैक्टीरिया खुद ही दूसरे बैक्टीरिया में अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेगा ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, किसी किस्म का कोई सामने लिखा हुआ है कि विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर फोर्स। एक्सटर्नल फैक्टर क्या होगा? कोई वायरस हो सकता है, कोई अदर लिविंग प्लाज्मिड हो सकता है, इस तरह का कोई भी निसीन होगा। दूसरा है कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या सर ये करते जो हैं? जी सर जी, ये जो भी आपने बोला है कि सेल फ्री डीएनए, तो सर इसका मतलब ये कि उस सेल का जो डीएनए जो वो फ्रीली अवेलेबल होगा, वो अपनी मर्जी से उसको मूव वही सेल फ्री डीएनए से मुराद है जो अपना क्रोमेटिन मटेरियल है। जी ठीक है, और जो मतलब वो कंजुगेशन, फ्रीली अवेलेबल। हाँ जी बिल्कुल। और दूसरा है कंजुगेशन। कंजुगेशन में पता है कि फिजिकल कांटेक्ट होते हैं, दो बैक्टीरिया के पिल्लाई आपस में जुड़ती हैं, एक से दूसरे के अंदर डीएनए ट्रांसफर होता है, जीन्स ट्रांसफर होते हैं डोनर से रेसिपिएंट में। कंजुगेशन किसके जरिए होती है? विद द हेल्प ऑफ पिल्लाई। और वो देखें, मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया के ऊपर ना कुछ 100 पिल्लाई है, 100 में से कोई 30 पिल्लाई कंजुगेशन कर सकती है, तो हम उन 30 पिल्लाई को कहेंगे सेक्स पिल्लाई, बाकी को नहीं कहेंगे। सेक्स पिल्लाई का कंसेप्ट क्लियर कर लें, जो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा पिल्लाई वही क्या कहलाएगा? सेक्स पिल्लाई कहेगा, क्योंकि वो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन की वजह बन रहा है। समझ आ गई इस बात की? जी सर। उसके बाद है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि सुने अब गौर से, ट्रांसडक्शन का कंसेप्ट ले लें। जैसे आप लोगों के सामने एक बैक्टीरिया है, ठीक है, अब वो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया किसने? एक वायरस ने। क्लियर? उस वायरस, वो वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए में चला गया, जाके उसने बैक्टीरिया के डीएनए को ब्रेक किया और अपनी रेप्लिकेशन की वायरस ने। जब वायरस का डीएनए बन गया, उस वायरस के डीएनए में थोड़ी बहुत मिकदार बैक्टीरिया के डीएनए की भी होगी, ठीक है। अब वो बैक्टीरिया ने अपनी रेप्लिकेशन की, अपनी सिंथेसिस की, नए बैक्टीरियोफेज बन गए उस बैक्टीरिया के अंदर। उन नए बैक्टीरियोफेज के अंदर अपना वायरल डीएनए के साथ साथ बैक्टीरिया का डीएनए भी था। अब उन्होंने बैक्टीरिया की लाइसिस की, अंदर से बैक्टीरियोफेज निकले, उन बैक्टीरियोफेज ने नए बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया, जाके उनके अंदर अपना डीएनए ट्रांसफर किया। उन्होंने सिर्फ अपना डीएनए ट्रांसफर नहीं किया, इनडायरेक्टली बैक्टीरिया का डीएनए भी जो वो पिछले बैक्टीरिया से लेके आए थे उसको भी ट्रांसफर कर दिया। ये हो गई ट्रांसडक्शन। समझ आ गई इस बात की आप लोगों को? जी सर। डब्बे मत ले लेना। ट्रांसडक्शन समझ आ गई? ये वायरस के जरिए होती है, बैक्टीरियोफेज के जरिए। जी, अब ये है ट्रांसफॉर्मेशन, जो सेकेंड ईयर की बायोलॉजी पढ़ा रहा है, इसको समझ लें। ट्रांसफॉर्मेशन समझ आ गई? हेलो, जी सर। ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा एक्सपेरिमेंट मैं इसको आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूं, हम इसको समझते बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट एविडेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और एक्सचेंज ऑफ हेरेडिटरी मटेरियल इन बैक्टीरिया वाज नोटेड बाय ग्रिफ्थ इन 1928 ड्यूरिंग हिज ट्रांसफॉर्मिंग
एक्सपेरिमेंट, ये डीएनए की ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर उसकी एक्यूरेट स्टडी के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो इस ग्रिफ्थ ने कौन से बैक्टीरिया लिए? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, एक बैक्टीरिया है जो कि नमूनिया फीवर, नमूनिया की बीमारी काज करता है। समझ आ गई? इस बंदे ने सबसे पहले बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन ली, 2 टाइप्स लिए। एक वो बैक्टीरिया थे जिनके ऊपर कैप्सूल था। क्या था? कैप्सूल था। वो जिन बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल था वो वाले बैक्टीरिया कौन सी कॉलोनी बनाते थे? स्मूथ कॉलोनी। इसने उनको क्या नाम दिया? एस टाइप। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने बैक्टीरिया लिए, कौन से बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई बैक्टीरिया लिए। इसने बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन ली, पहली वो स्ट्रेन ली, वो किस्म ली जिनके ऊपर कैप्सूल था। तो उस कैप्सूल की वजह से वो कौन सी कॉलोनी बनाते थे? स्मूथ कॉलोनी। उनको कह दिया भाई ये एस टाइप है। दूसरे बैक्टीरिया उसने वो, और ये एस टाइप बैक्टीरिया बीमारी भी काज करते हैं, ये पैथोजेनिक है, एस टाइप। दूसरे बैक्टीरिया कौन से ले लिए उसने? दूसरे लिए आर टाइप। आर टाइप के ऊपर वो, उनके ऊपर कैप्सूल नहीं था, वो किसी किस्म की कोई बीमारी पैदा नहीं करते थे, नॉन पैथोजेनिक थे। और वो कौन सी कॉलो और वो कॉलो ठीक है, वो रफ कॉलोनी बनाते थे, आर टाइप। ये बात समझ आ गई पहली? जी सर। 2 कॉलोनी बन गई बैक्टीरिया के लिए उसने, एक एस टाइप एक आर टाइप। एस वाले पैथोजेनिक है, आर वाले नॉन पैथोजेनिक है। अब देखें, अभी सिर्फ इन्हीं हम 3 बातों को ना एक कॉमन कंसेप्ट में लेके आते हैं। हमें ये इस वक्त ये बात समझ आ रही है कि क्या पता है तो भाई दोनों बैक्टीरिया एक जैसे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई है, उनके ऊपर सिर्फ फर्क किस बात का आ रहा है? कैप्सूल का। भाई जो कैप्सूल है वो स्मूथ कॉलोनी बनाई, जिनके ऊपर नहीं है रफ कॉलोनी बनाई। चलें ठीक हो गया। अब जो एस वाले हैं वो बीमारी पैदा कर रहे हैं, आर वाले बीमारी पैदा नहीं कर रहे। एक आम बंदे की समझ में तो ये बात आएगी ना कि भाई जो एस वाले बीमारी पैदा कर रहे हैं, क्या पता वो अपने कैप्सूल की वजह से बीमारी पैदा कर रहे हो, और जिनके ऊपर कैप्सूल नहीं है, क्या पता वो अब कैप्सूल ना होने की वजह से बीमारी पैदा नहीं कर रहे। ये साढ़े 4 लाइनों की बात समझ आ गई आप लोगों को? जी सर। अच्छा, 5वीं लाइन से ना इस बुक वाले ने डायरेक्ट तीसरे एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है। तीसरे, पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया इन्होंने? पहला इन्होंने क्या किया? इन्होंने एस टाइप के बैक्टीरिया लिए, चूहों के अंदर डाले और चूहे मर गए ब्लड पॉइजनिंग से। पहला एक्सपेरिमेंट सुन लें। एस टाइप के बैक्टीरिया की कॉलोनी किस में डाली? चूहों के अंदर डाली, और क्योंकि वो पैथोजेनिक थे, जाके उन्होंने चूहों के अंदर ब्लड पॉइजनिंग की और वो बेचारे मर गए। क्लियर? दूसरी बार उन्होंने क्या किया? दूसरी बार उसने किया, आर टाइप के बैक्टीरिया लिए, चूहों के दूसरे ग्रुप में डाले, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब 2 एक्सपेरिमेंट के बाद फिर भी ये आम जहन में ये बात आएगी कि वाकई ही वो जो समूथ है ना, उनके ऊपर कैप्सूल है, बीमारी वही पैदा कर रहे हैं। समझ आ गई इस बात की? जी सर। और तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया उसने ना? एस टाइप के बैक्टीरिया लिए, उनको किल किया, मारने के बाद उनको चूहों में डाला, चूहों को कोई असर ही नहीं पड़ा। पहले में एस वाले जिंदा डाले, चूहे मर गए। दूसरे वाले में आर वाले जिंदा डाले, चूहे मर गए। तीसरे में एस वालों को डेड किया, चूहों में डाला, चूहे नहीं मरे। अब इन 3 बातों से तो यही लग रहा है ना कि भाई क्या पता वो जो ऊपर कोट है वही बीमारी पैदा कर रहा है। ये स्क्रीन पे देखो, लाइव, हार्मलेस, रफ टाइप चूहों के अंदर डाल रहे हैं, चूहे जिंदा है। दूसरे में क्या डाल रहे हैं? डेड पैथोजेनिक, यानी मरे हुए स्मूथ टाइप के चूहों के अंदर, चूहे जिंदा है। अब कितने एक्सपेरिमेंट हो गए? 3। जो पहला था ना, एस वाले जिंदा डाले थे, चूहे मर गए थे, वो यहाँ पे बयान नहीं किया, सेकेंडरी की बुक में है। समझ आ गई यहां तक? अब अगला एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने? तीसरा देखें, तीसरे में क्या है? उन्होंने आर वाले जिंदा लिए। समझ आ गई?
जी सर। और एस वाले कौन से लिए? डेड, चूहे मर गए। अब जब ये चूहे मरे तो बात गड़बड़ हो गई। उन्होंने कहा भी कोई तो काम हुआ है कि जब हमने सिर्फ आर वाले जिंदा डाले चूहे नहीं मरे, एस वाले मरे हुए डाले चूहे जिंदा रहे, नहीं मरे। लेकिन अब वही दोनों हमने मिक्सर करके डाल दिए, जिनकी वजह से अलग अलग डाले तो चूहे जिंदा रहे। जब हमने इनका मिक्सर किया तो चूहे मर गए। अब क्या हुआ? अब असल में हुआ क्या था कि जब उन्होंने उनका मिक्सर बनाया ना, तो आर जिंदा वालों में से कुछ डीएनए मूव करके किस में चला गया? डेड एस टाइप में। ये सॉरी, जब इन्होंने इनका मिक्सर बनाया ना, तो जो डीएनए था ना पैथोजेनिक वाले का, वो डीएनए मूव करके किस में चला गया था? आर टाइप वाले जिंदा बैक्टीरिया में, जो उसने आर वालों को एस वाली खसूसियत बना दी। जब मिक्सर किया ना, डेड एस वाले बैक्टीरिया का डीएनए मूव करके किस में, जब इन्होंने मिक्सर बनाया, डेड एस वाले बैक्टीरिया का डीएनए मूव करके किस में चला गया? आर वाले बैक्टीरिया में, जो कि जिंदा थे। जब वो उनके अंदर चला गया, जब मिक्सर बनाया ना इनका, तो उस मिक्सर के दौरान जब उसने एक्सपेरिमेंट देखा डिटेल से, तो भाई एस वाले मरे हुए बैक्टीरिया का डीएनए आर जिंदा बैक्टीरिया में चला गया और उस आर जिंदा वाले बैक्टीरिया के अंदर एस वाली खसूसियात प्रोड्यूस कर दी, जिसकी वजह से उस बेचारे चूहे की क्या हुई? ब्लड पॉइजनिंग हुई और वो मर गया। यहां से ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल की बात मिलती है कि दो अगर डिफरेंट टाइप के भी किसी भी बॉडी को इकट्ठा करें जेनेटिक मटेरियल के हवाले से, तो वो एक दूसरे में मूव करती हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। सर वैसे एक बात है, अगर देखिए वो सेल्स उसके डेड थे, मतलब उनको खत्म कर दिया, स्मूथ कॉलोनीज जो भी थी सेल्स की, लेकिन इसका मतलब ये कि उनका डीएनए तो लाइव रहा, और वो डीएनए जो है उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स ऐसी रही जिन्होंने उसको मूव भी करवाया वहां से। एग्जैक्टली ये डीएनए के साथ रहता है, डीएनए डेड नहीं होता। ठीक है। जी। जिस वक्त तक डीएनए डेड नहीं होता, जिस वक्त तक न्यूक्लियस एक्टिविटी ना हो जाए उसमें। ठीक है। ठीक है सर। अब आप लोग ना इसको रीड करें, जो सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है आप लोगों को, ये इसको। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं घर बैठा था। तूने कहाँ मैसेज करा? अभी तक तो कोई प्रोग्राम को नहीं कहीं का। जी सर कर लिए। ठीक हो गया, मतलब टाइम बताइए फिर। ठीक है। ये ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल भी समझ आ गया आप लोगों को? यस सर। जी, यही जी बात है सर। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल की। लास्ट लाइन लिखी हुई है, सिंस 1940 ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल जो है ये बेसिलस, हेमोफिलस और एजिटोबैक्टर स्पीशीज में आइडेंटिफाई हुआ था। तो बस इन तीन में ही होता है या बाकी किसी और नहीं 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 स्पीशीज नहीं में नहीं भी है? नहीं नहीं नहीं, बाकियों में भी अब हुआ है, लेकिन जो इन्होंने प्रिंसिपल, जो इन्होंने प्रैक्टिकल किया था ना, वो इन बैक्टीरिया पे किया था। ठीक है। जी। और दूसरा मैं आप लोगों को बताऊं ना, देखिए ना, जब डीएनए टेस्ट वगैरह होता है किसी डेड बॉडी का, फलां का, वो डीएनए तो निकाल लेते हैं ना उसमें से। डीएनए डेड होता है न्यूक्लियस एक्टिविटी की वजह से। जी ठीक है सर। इसलिए कोई जो मम्मीज जो मतलब उनके भी, या जो पुराने डायनासोर्स के जैसे मिले हैं, उनमें से भी डीएनए को, जैसे अगर उनके भी डेड नहीं होंगे तो उनको सेपरेट किया जा सकता है। एग्जैक्टली बिल्कुल, और वो करते भी हैं। सर ये न्यूक्लियस एक्टिविटी आपने क्या बोला, ये समझ नहीं है। डीएनए को काटने वाली कैंचियां, जिन्हें हम डीएनए को काटने वाले एंजाइम कहते हैं। न्यूक्लियस एक्टिविटी से मुराद ये है कि डीएनए के मॉलिक्यूल के ऊपर जी न्यूक्लियस सर। एंजाइम उनको कट करते हैं। कॉन्जुगेशन। जी सर, वो आगे समझ। अच्छा, अगला है कॉन्जुगेशन। बैक्टीरिया के अंदर कॉन्जुगेशन है, ये डीएनए की ट्रांसफॉर्मेशन करती है डोनर से रेसिपिएंट में।
ये लेडरबर्ग और टॉटम ने एक्सपेरिमेंट किया था इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर, और इन्होंने क्या लिया कि दो बैक्टीरिया ले लिए, ठीक है। और इन बैक्टीरिया देखिए सामने डायग्राम के ऊपर मैंने बताया ना आप लोगों के अंदर, इनके अंदर हाई फ्रिक्वेंसी फैक्टर होते हैं सेल्स, जो कि डीएनए को डोनर के तौर पे काम करती हैं। और इनका क्रोमेटिन मटेरियल, ये जो दो देखें ये बैक्टीरिया है, इनके जो ये स्क्रीन पे देखें ये जो दो चीजें आपस में मिल रही है ना, ये इसका ये पिल्लाई है, इसका ये पिल्लाई, दोनों पिल्लाई आपस में फ्यूज हो जाते हैं। फिर डोनर से रेसिपिएंट में सेक्स पिल्लाई के जरिए क्या जाता है, इस पिल्लाई के जरिए डीएनए ट्रांसफर होता है, तो इसका डीएनए इसमें जाके मिक्स हो गया, ठीक है। और ये काम करते हैं, ये देखिए सेक्स पिलाई आप लोगों को नजर आ रही है। जी सर। देखें, some bacteria contain an extra chromosomal piece of DNA called sex factor. These cells are named F positive and these are donor cell. सेल विदाउट F फैक्टर उसे हम क्या कहेंगे, F नेगेटिव कहेंगे। ये पिल्लाई इनकी फिजिकल कंटेक्ट करेगी सेक्स पिल्लाई और F पॉजिटिव से, आर डिस्कवर्ड विच अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद F नेगेटिव। द स्ट्रेन आर कॉल्ड हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन स्ट्रेन, और वो फिर क्या करते हैं, F पॉजिटिव से F नेगेटिव के अंदर डीएनए ट्रांसफर होता है। ये देखें सामने पैराग्राफ में यही बात जो मैंने अभी आप लोगों को बताई कि F फैक्टर डीएनए को लेके जाएगा सेक्स पिलाई तक, सेक्स पिलाई अगले सेल में डीएनए को ट्रांसफर करेगी, दूसरे में जाके वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस पैदा करते हैं। अपना डीएनए भी होता है, दूसरे का भी आ गया। अच्छा, इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का फायदा ये होता है कि जीन्स की न्यू सीक्वेंस, न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो इनको आने वाले बदलती इन्वायरमेंटल कंडीशंस में सर्वाइव करने के काबिल बनाती हैं, इनके अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती हैं, इनके अंदर रेजिस्टेंस को पैदा करती हैं। ये फायदा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस का, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए भी होती है और कॉन्जुगेशन के जरिए भी होती है। समझ आ गई इस बात की? जी सर। उसके बाद है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन ये क्या है, ये जिंडर एंड लेडरबर्ग ने एक्सपेरिमेंट किया था कौन से बैक्टीरिया पे, साल्मोनेला टाइप। जी, ये फिनोमिना है ट्रांसडक्शन का, जो कि देखें एक डीएनए का जो एक पीस होगा वो कि एक डोनर बैक्टीरिया से रेसिपिएंट में जाएगा थर्ड पार्टी के जरिए, जो कि आमतौर पे क्या होती है, बैक्टीरियोफेज के जरिए। अब इस प्रोसेस को किसने डिस्कवर किया था, जिंडर, और दूसरा कौन है, लेडरबर्ग ने इसको, ठीक है। इन दोनों ने ये वर्क किया था किस बैक्टीरिया के ऊपर, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। कौन सा बैक्टीरिया है, टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया है, जो कि अब देखिए साल्मोनेला, साल्मोनेला जो स्पीशीज है ना बैक्टीरिया का जो जीनस है, ये मुख्तलिफ एनिमल के अंदर बीमारियां पैदा करते हैं, खासतौर पे माउस के अंदर टाइफाइड डिजीज पैदा करते हैं। अब ये थर्ड पार्टी के जरिए डीएनए को ट्रांसफर करेंगे, बिल्कुल वैसे ही है। देखें, एक वायरस ने बैक्टीरिया पे अटैक किया और वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए में आ गया, उसने क्या की, लाइसोजेनी की। लाइसोजेनी में ये होता है ना कि बैक्टीरिया, वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए का हिस्सा बन गया। कर्सर देखें, ये गोल जो डीएनए है ये वायरस का डीएनए जाहिर कर रहा है, ये आएगा और ये लाइसोजेनी, यानी ये क्या करेगा, इसके अंदर अपने डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए में चला गया। अब आगे देखें, उस बैक्टीरिया ने बाइनरी फिशन की, एक से दो बैक्टीरिया बने, ठीक है। जब एक से दो बैक्टीरिया बने तो वो दोनों के डीएनए में वायरस के डीएनए भी जाएगा। आगे चल के, यहाँ पे डायग्राम नहीं है, आगे चल के होता क्या है कि दो बैक्टीरिया बने, आगे चार बनेंगे, आगे बार बार उसकी ग्रोथ होगी, तो हर एक के बैक्टीरिया के डीएनए में वायरस का डीएनए भी जा रहा है। फिर एक वक्त आएगा कि इसके अंदर लाइसिस हो जाएगी, लाइसिस के नतीजे में क्या होगा, वायरस का डीएनए डिटैच होगा, ठीक है। वायरस का डीएनए डिटैच होगा, डिटैच होगा तो उसके अंदर लाइसिस होगी, और उस वायरस के डीएनए में बैक्टीरिया का डीएनए भी जाएगा। अब वो वायरस किसी और बैक्टीरिया पर अटैक करेगा, तो उसमें अपने डीएनए के साथ साथ बैक्टीरिया के डीएनए को भी ट्रांसफर कर देगा, और ये क्या हो गई, ये ट्रांसडक्शन के डोनर से रेसिपिएंट में थर्ड पार्टी के जरिए डीएनए का जाना। जी, समझ आई इस बात की?
ये सामने स्क्रीन पे आप लोगों को पैराग्राफ नजर आ रहा है, इसको रीडिंग करें। चलें, ये वाला पैराग्राफ को रीड करें आप लोग। जी सर, समझ लेते हैं। इसका बेसिक थीम समझ आ गया आप लोगों को? आ गई समझ। अब ट्रांसडक्शन की दो टाइप है, जनरलाइज ट्रांसडक्शन होती है और स्पेशलाइज्ड होती है। If all fragment of bacterial DNA have a chance to enter a transducing phase, the process is called generalized. अब इसमें क्या होता है कि वायरस का जो वायरल एंजाइम हाइड्रोलाइज बैक्टीरियल क्रोमोसोम into many pieces. Any part of bacterial chromosome may be incorporated into phage and during phage assembly. It is usually not associated with any viral DNA. A large population of transduced phage carrying different fragments of bacterial chromosome are produced. देखें, इसके जनरल और स्पेशलाइजेशन का फर्क समझ लें। रीडिंग काफी लंबी हो जाएगी इसकी। जनरलाइज में ये होगा कि वायरस के डीएनए में बैक्टीरिया के फ्रेगमेंट कोई भी जा सकता है, कोई स्पेसिफिक नहीं होगा। स्पेसिफाइड में क्या होगा कि वायरस के डीएनए में बैक्टीरिया के डीएनए का कोई स्पेसिफिक पार्ट जाएगा, किसी भी स्ट्रक्चर के हवाले से होगा, ये हो जाएगा स्पेसिफिक। दूसरा कौन सा है? जनरलाइज्ड। समझ आ गई इस चीज की आप लोगों को? जी सर। जी है। चलें, ये हो गया यहां तक। आप लोगों के जिम्मे न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, उसके बाद है ये न्यूट्रिशन चल रही है सारी। देन आएगा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। बैक्टीरिया के यूजेस आ जाते हैं इसके अंदर। दो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, और ये चैप्टर एंड। ये दो टॉपिक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। इसे आप लोग रीड करोगे आज शाम को, कल शाम तक, टेस्ट के टाइम तक। इसमें से कोई भी आप लोगों को अगर कोई भी मुश्किल पॉइंट लगता है, इसकी रीडिंग करेंगे आप लोग और आप लोग ग्रुप में पूछोगे। इनके एग्जाम्पल में नेम याद रखने हैं आप लोगों ने। ये बिल्कुल इजी है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में क्या है? हेटरोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है। जो ऑटोट्रॉफ है वो दो तरह की हैं, कोई फोटोसिंथेटिक करता है, कोई कीमोसिंथेटिक करता है। फोटोसिंथेसिस तो समझ आती है, वो हाँ सिर्फ पानी की जगह ये हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं और बदले में ऑक्सीजन की जगह सल्फर खारिज करते हैं। जो कीमोसिंथेटिक है, ये जमीन के अंदर पड़े हुए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल की डिकम्पोजिशन करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं और वहां से एनर्जी लेते हैं। समझ आ गई मेरी बात आप लोगों को? जी सर। ये आप लोग काम कर लेंगे या हम इस पे कल क्लास रख लें? है इजी है सिर्फ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया? सर कर लेंगे। ठीक है। जी आगे सर, हो दो जाएगा। दो टॉपिक है, अलग ग्रुप में आप लोग क्वेश्चन पूछोगे, मैं उनको फिर आप लोगों को वहां पे जवाब दूंगा। कल फिर हमारा बैक्टीरिया से रिलेटेड हमारा वर्क होगा। और दूसरा, आज रात ना मैं आप लोगों को यहाँ ग्रुप में नेम मेंशन करके मैं आप लोगों को पर्सनल इनबॉक्स में आप लोगों को एमसीक्यूज की फाइल भेजूंगा। जो ये इजी है, अगर आप लोग रात को पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। कल दिन टाइम आप लोगों को या रात को जैसे टाइम लगे, 1 से 2 दिन होंगे मैक्सिमम आप लोगों के पास। एमसीक्यूज को ना आप लोग प्रूफ रीड करोगे, उसकी स्टेटमेंट को भी, और आप लोगों को 1 या 2 फाइल भेजूंगा।
आज रात को इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने ना सुन लें, एमसीक्यूज को रीड करोगे और उनके मैंने वो एमसीक्यूज सॉल्व होंगे हलशुदा। आप लोगों ने देखना है कि जो ऑप्शन मैंने हाईलाइट किया वो करेक्ट है या गलत है, ठीक है। ओके सर। जी सर। वो जनरल यानी कि बॉटनी के किसी भी टॉपिक से होगा, लीफ, फोटोसिंथेसिस, किसी भी तरह से होगा, वो आप लोगों ने रीड करना है। समझ आ गई ये चीज आप लोगों को? यस सर। और दूसरा फिर आप लोगों ने ना एक आगे फिर आप कहेंगे सर तो हमसे ज्यादा काम ले रहे हैं। अभी मैंने फिर 16 से लेके 20 अगस्त के दरमियान ना इंशाल्लाह लाहौर जाना है अपनी इसी बुक को लेके। ये मैं आप लोगों से प्रूफ रीड भी करवा रहा हूँ और से भी करवा रहा हूँ। अपनी बॉटनी के जितना भी मेरे पास डाटा है, क्वेश्चन बैंक है, और अब मैंने थ्योरी के टॉपिक गूगल से ना मुख्तलिफ वेबसाइट से थ्योरी के टॉपिक निकाले, उनको अरेंज किया, उसमें चीज़ें ऐड की ताकि ना क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूरी बुक, वो फिर मैं लाहौर जाना है मैंने अगले यानी कि 16 से 20 अगस्त के दरमियान किसी दिन जाऊंगा। हमदर्द वाले या दूसरे उनको ना प्रिंटिंग के लिए देके आऊंगा, फिर वो बुक फिर आप लोग लेंगे। जी सर, ठीक है। ठीक ठीक है, आप लोग फिर अपना ख्याल रखिएगा। इसको आप लोग अगले वाले पोर्शन को आगे देखे चले, अभी आप लोग पढ़ लें इसे, ग्रुप में फिर क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह ये मैं आप लोगों को पॉइंट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, फिर आप लोग मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज।